हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे थे जो अभिजीत चावड़ा जी का पॉडकास्ट था। एक्चुअली रणवीर इलाहाबादिया का पॉडकास्ट था अभिजीत चावड़ा जी के साथ, माइंड एफिंग हिस्ट्री के ऊपर। और सिर्फ मैं ही फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा था, अपेरेंटली और भी लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, क्योंकि रणवीर कंटिन्यूसली बोलता जा रहा है ऐसी चीज़ें जो कि प्रिटी कॉमन होनी चाहिए, कॉमन नॉलेज होनी चाहिए। और एक वियर्ड सा कॉम्बिनेशन बन गया था। तो काफ़ी लोगों ने भी सजेस्ट किया कि छोड़ो यार इसे रहने दो, कुछ और देखो। कुछ सजेशंस भी आए, बट मुझे पर्सनली एक इशू हुआ है पिछले कुछ दिनों पहले। जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, हामिद अंसारी, उनके बारे में एक पाकिस्तानी एनालाइज़र वटेवर कमेंटेटर ने कमेंट किया कि मैं स्पाई था, ये सही का, और ये वो, मैं इंडिया जाता था, ये वो। तो आप लोगों को शायद अवेयर होंगे, आप उसके बारे में नहीं होंगे, तो फिर अब जब हम वीडियो देखेंगे तो आप हो जाएंगे। तो प्रशांत धवन एक टीचर हैं, उनका चैनल है वर्ल्ड अफेयर्स। वो काफ़ी क्रिस्प और शॉर्ट रिपोर्ट्स बनाते हैं इन चीज़ों के बारे में, ताकि जो स्टूडेंट है जो आई की तैयारी कर रहे हैं उनको अपडेट मिले इस चीज़ की। तो उनकी एक वीडियो है इस बारे में, उसे देखते हैं आज और फिर उस पर बात करेंगे। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर जो प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे ये है पाकिस्तान का एक सीनियर जर्नलिस्ट, इसका अच्छा, नाम है नुसरत मिर्जा। अब नुसरत मिर्जा ने रिसेंटली एक बड़ा क्लेम किया। ये बंदा वहाँ पे न्यूज़ एनालिस्ट या क्या बोलेंगे इसको यार, इस प्रोफेशन का मुझे नाम नहीं पता। चिंतक है ये वहाँ का, एक बहुत बड़ा चिंतक। इंडियन हिंदी का वर्ड यूज़ कर लेते हैं इसके लिए, क्योंकि क्लोजेस्ट वर्ड मुझे चिंतक या फिर कमेंटेटर कह लीजिए। और आई थिंक कुछ मीम्स बने थे बहुत पहले इनके बारे में, जो इनकी न्यूज़ क्लिप्स उठा के, और इनको जनरली पता नहीं लोग चचा, पता नहीं चचा जज्बाती है कुछ ऐसा कुछ कहते हैं इनको। और मुगलों के बाद बहादुर शाह जफ़र के पोते वगैरह हैं ये शायद, समथिंग। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा असली में नहीं है, बट ऐसे ही लोग मजाक करते हैं इस बारे में। अब अगर ये क्लेम अगर सच है तो ये एक, मैं कहूंगा, मेजर चैलेंज अपने आप में पोज करता है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इसने ये कह दिया कि ये 2007 से लेकर 2010 के बीच में 5 बार इंडिया में आया, इंडिया के बहुत से शहरों को विजिट किया और इसने स्पाइंग करी। इसने स्पाइंग करी, ये देखा कि इंडिया में कहाँ कहाँ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है, इंडिया को कहाँ कहाँ पाकिस्तान हर्ट कर सकता है, कहाँ पर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसको और ज़्यादा ये आग लगा सकती है। ये सारी जानकारी इसने पकड़ा दी आईएसआई चीफ के हाथ में। अब ये मैं कहूँगा अपने आप में एक शॉकिंग रेवलेशन, और ये सब बातें इसने खुद ही कही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये झूठ बोल रहा है कि इंडिया में कभी आया नहीं था। बहुत सी फोटोज हैं, बहुत सी वीडियोज हैं। बिल्कुल 2007 से लेकर 2010 के बीच में पाकिस्तान के विदेश मंत्री की हेल्प के बाद, उस वक्त के पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे खुर्शीद कसूरी, तो उनकी इंटरवेंशन के बाद इसको इंडिया का वीजा मिल गया और फिर इंडिया में इसने बहुत सारे सेमिनार्स को भी अटेंड किया। नाउ ये सब अपने आप में काफी वरिंग बातें हैं। अब इसके बाद ना नुसरत ने यह भी क्लेम कर दिया कि इसने एक इवेंट अटेंड किया था जहां पर मेन स्पीकर थे इंडिया के उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी। हामिद अंसारी आपको पता होगा 10 साल तक रहे हैं इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, 2007 से लेकर अच्छा, दो बातें हैं इसमें। एक तो जिस बंदे की बात हो रही है ना यहाँ पे, इसके बारे में जितनी मेरी प्रायर नॉलेज है उस हिसाब से इस बंदे की, इवन तो ये एक सीरियस टॉपिक है, बट मैं इसे आई एम फाइंडिंग इट हार्ड टू फील और लाइक टू फाइंड दिस रियली सीरियस, बिकॉज ये जो बंदा है, इसके क्लेम जो होते हैं वो बॉम्बास्टिक होते हैं। अगर आप इसके कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स देखोगे, इसके हिसाब से पाकिस्तान जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। वो अमेरिका, रशिया और चाइना को एक, और साथ में इंडिया भी डाल दो यार, इंडिया तो क्या है इनके लिए, कुछ भी नहीं है। इन चारों कंट्रीज़ को एक बार में एक साथ लड़ाई होकर सबको हरा सकता है, अपनी बात मनवा सकता है, जो मर्ज़ी कर सकता है। एक लाल टोपी देखा होगा आपने पाकिस्तान का, तो उस लाल टोपी से ये थोड़ा 2 कदम आस पास ही है, समझ रहे हो ना? आगे पीछे नहीं कह रहा, आस पास कह रहा हूँ। और तो ये हो गई पहली बात। बट अगर कह रहा है तो ऑफकोर्स रिलेटेड एजेंसी को इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। मुझे ये मोर लाइक एक एंटरटेनिंग चीज़ लग रही है। और दूसरी बात, ये जो ये हामिद अंसारी साहब हैं, ये इंडिया के
डेप्यूटी प्रेसिडेंट रहे हैं 10 साल तक, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा शिकायत भी करते रहते हैं इंडिया की सिचुएशन के बारे में। मैं मानता हूँ हर कंट्री में प्रॉब्लम होती है और इंडिया में भी होगी, और इनका पॉइंट आउट करना या किसी भी इंडिविजुअल का पॉइंट, वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी डेप्यूटी प्रेसिडेंट क्या, वाइस प्रेसिडेंट बनता है पॉइंट आउट करना। बट अगर आप कंटिन्यूसली रोए जा रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, और फिर आपने उसी सिस्टम के अंदर एक पावर ऑफ पोजीशन या पोजीशन ऑफ पावर भी ली हुई है, पावर ऑफ पोजीशन वो बिल्कुल ही कुछ और चीज़ हो जाती है, और आपने एक पोजीशन भी ली हुई है उसी गवर्नमेंट के अंदर, और आप उसे क्रिटिसाइज़ भी करे जा रहे हो, उस कंट्री को भी क्रिटिसाइज़ करे जा रहे हो, उस कंट्री कल्चर को भी क्रिटिसाइज़ करे जा रहे हो, तो थोड़ा सा आपको भी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। आप उसका पार्ट क्यों बने हुए हैं फिर, अगर आपको इतनी परेशानी है वहाँ पे उस चीज़ में? तो 2017 तक तो नुसरत मिर्जा ने यहाँ पर यह क्लेम किया है कि इंडिया में एक इवेंट था, वहां पर हामिद अंसारी ने इसको इनवाइट किया। हालांकि हामिद अंसारी साहब ने रिसेंटली इस पर क्लैरिफिकेशन दी है। मैं एक्चुअली ये वीडियो पहले बनाना चाहता था, मगर मैंने वेट किया कि हामिद अंसारी साहब यहाँ पर क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं, क्योंकि इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हामिद अंसारी के बारे में मैं इस जो वाइस प्रेसिडेंट थे इनके बारे में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, तो बाकी इस टॉपिक के बारे में भी करेंगे, देखते हैं। वी शुड नो के इनका भी यहाँ पर क्या स्टांस है। तो हामिद अंसारी साहब ने यहाँ पर ये कहा कि ये इस जर्नलिस्ट को जानते नहीं है और ना कभी इससे मिले हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि 2010 में इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, सेमिनार हुआ था, उसमें हामिद अंसारी भी थे और ये पाकिस्तान का जर्नलिस्ट भी था। हालांकि दोनों मोस्ट प्रॉब्ली मिले नहीं होंगे, क्योंकि हामिद अंसारी कह रहे हैं कि मैं इस आदमी को जानता नहीं हूँ। तो इस बात को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो गई है। और मैं इस वीडियो, देखो अब जो ये बंदा है ना, इसकी रेपुटेशन थोड़ी सी मैं शेयर करता हूँ। ये बंदा जस्ट बिकॉज मुस्लिम है तो ये अपने आप को मुगलों का जो क्या कहते हैं उसके, मुगलों की नस्ल से क्लेम करता है। आई डोंट नो ये सच है कि नहीं, बट लोग ऐसा कहते हैं इसके बारे में, कि ये कहता है कि मैं जो हूँ, हम मुगलों के ख़ानदान से हैं। ये ऐसा कहता है लिटरली। शक्ल देखो इसकी, ये नालियाँ साफ़ करता होगा शायद कहीं पे, या फिर घोड़ों की जो मुगलों के जो ख़ानदान में जो घोड़ों का अस्तबल होगा ना, वहाँ पे घोड़े की जो लीद है वो उठाता हुआ है ये इसके पूर्वज। तो उस हिसाब से मान लो एक इवेंट आया हुआ इंडिया में विजिट करने, टीम में आ जाते हैं, डेलीगेशन में आ जाते हैं। हालांकि इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे चूतियों को कौन बुला रहा है इंडिया में। आ गया हुआ कहीं ना कहीं से भटकता हुआ, साले फ्री लोडर भी तो होते हैं सोसाइटी में। और कोई हुआ इन लाइक जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, बहुत ही सेरेमोनियल टाइप की पोजीशंस है इंडिया में। ये ज़्यादा चीज़ें मतलब सेरेमोनियल पोजीशंस हैं, तो ये सेरेमनीज़ को बहुत अटेंड करते हैं। तो हुआ कोई इवेंट वहाँ पे, हामिद अंसारी भी होंगे चीफ गेस्ट, और ये भी पहुँच गया होगा वहाँ से भटकते भटकते। तो जस्ट बिकॉज ये मुस्लिम है, ये अपने आप को मुगल क्लेम कर रहा है, तो हो सकता है जस्ट बिकॉज ये उसमें चला गया था, ये अपने आप को क्लेम कर रहा हो कि उन्होंने ही बुलाया था। क्योंकि एक बात हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है हमारी कुछ इंटरनल ग्रीवेंसेस हो सकती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल हामिद अंसारी की पॉलिसी या आइडियाज़ को हम अग्री नहीं करते या पसंद नहीं करते, बट हमें जस्ट बिकॉज हम किसी से अग्री नहीं करते, हमारा पहला जेस्चर उसके प्रति ये नहीं होना चाहिए कि ये गद्दारी होगा। जब तक स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं मिल जाते उस चीज़ के, हमें अपनी कंट्री के किसी बंदे के ऊपर या किसी ऑफिशियल के ऊपर या किसी पोस्ट होल्डर के ऊपर, जिस पे किसी न किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल ने ट्रस्ट करके उनको पोजीशन दी होगी, इतनी जल्दी शक नहीं करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। वीडियो में आपको बताऊंगा इन डिटेल कि नुसरत मिर्जा ने कहा क्या है और इंडिया के लिए ये सारी जानकारी एक आई ओपनर क्यों हो सकती है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ये पार्ट मुझे अच्छा लगता है, देखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। विंबलडन 2022 ये रिसेंटली काफी न्यूज में था, इसका कंक्लूजन हो चुका है। तो आपको बताना है कि टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन 2022 किसने जीता है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड। अच्छा, रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविक, निक कराइगोस, मुझे नहीं पता भी नहीं है ये बंदा सी जो है वो कौन है, मेरी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। राफेल नडाल, ए बी और डी को मैं जानता हूँ, नडाल का मुझे पता नहीं है वैसे इसका आंसर, बट मैं गेस कर रहा हूँ या तो आइदर फेडरर होगा या जोकोविक होगा, क्योंकि जोकोविक रिसेंटली बहुत सारे उसने इवेंट्स जीते हैं, कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी उसके साथ रिसेंटली। नडाल का कोई न्यूज़ ही नहीं आती कुछ समय से, काफ़ी समय से, तो मुझे फेडरर या जोकोविक लग रहा है। ना पहली बात तो मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि जो ईयर्स मेंशन किए गए हैं 2007 से लेकर 2010, जब ये बार बार भारत में आया, ये भारत के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ईयर्स थी। क्योंकि आप अगर आतंकवादी इंसिडेंट्स की लिस्ट देखो इंडिया में ईयर बाय ईयर,
तो आप नोटिस करेंगे कि 2006 से लेकर 2010 तक बहुत सी इंजरीज हुई, बहुत सी मौतें हुई हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे वो भी इंजरीज हुआ का था मुंबई नंबर वाला अटैक। 2006 2007 के आसपास 1700 के आसपास मिलेगा। ये वो दौर है जब 26/11 हमला भी हुआ हम्म। था भारत पे, और ज्यादातर जो इंडिया में आतंकवाद के इंसिडेंट्स हो रहे थे ये स्पॉन्सर कर रहा था पाकिस्तान। ज्यादातर जो आतंकवादी थे ये पाकिस्तान से ही आते थे भारत में। तो ऐसे टाइम यार मेरा भी बड़ा ख़राब टाइम चल रहा था इस टाइम पे यार। मैं इस वक्त 2006 में 10वीं और 2008 में 12वीं पास करके निकला था। किसी कॉलेज ने मुझे एडमिशन नहीं दिया। में ये भी अब जानना काफी शॉकिंग किसी है कॉलेज ने मुझे एडमिशन नहीं दिया, किसी बैंक ने मुझे स्टूडेंट लोन नहीं दिया। कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट आराम से इंडिया में आ रहे थे, और ये खुद क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया में हम कोई जर्नलिज्म करने नहीं आते थे, स्पाइंग करने आते थे हम ओपनली। अब नुसरत मिर्जा का क्लेम यहाँ पर ये है कि यूजुअली हाँ क्या जिस जिसके कहने पे आ रहे थे उनको पकड़ो ना। किसने बुलाया इसको? होता है कि जब पाकिस्तानीज को इंडिया का वीजा मिलता है, पहली बात तो हम लोग पाकिस्तानीज को वीजा बहुत बहुत मुश्किल से देते हैं, बड़ा रेयरली होता है वीजा मिलता है। मिलता भी है तो बड़ी रिस्ट्रिक्शन के साथ मिलता है कि जी एक शहर विजिट करना है, मैक्सिमम चलो 4 शहरों को विजिट करने का वीजा मिलता है। मगर नुसरत मिर्जा की अच्छा। काफी ज्यादा करीबी थी उस वक्त के पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ, तो इसको एक स्पेशल वीजा मिल गया और इसको 7 स्टेट्स को विजिट करने की परमिशन मिल गई। तो इसने काफी बड़े स्केल पर भारत भ्रमण किया था। अब आगे यहाँ पर ये ऐड करता है कि इसने ऑब्जर्व क्या किया इंडिया में। ये कहता है कि इसने इंडिया की में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनसे काफी बात। अच्छा एक बात और बताता हूँ। मैं पहले बहुत होपफुल था कि यार कभी ना कभी पाकिस्तान के साथ हमारी सेटलमेंट हो जाएगी, और जो कि मुझे अभी भी लगता है कि शायद कभी ना कभी बहुत डिस्टेंट फ्यूचर में ऐसा हो जाए, जब कॉन्शियसनेस का लेवल जो है लोगों का बहुत ऊपर चला जाएगा, तब शायद। पर पिछले कुछ सालों में मैंने अपना ओपिनियन इस मामले में चेंज कर दिया कि किसी सून फ्यूचर में तो ये होने नहीं वाला। क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप पाकिस्तानी लोगों से मिलोगे, मैं पर्सनली मिला हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को जानता भी हूँ जो वहाँ से बिलोंग करते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे आपको अच्छे बुरे लोग मिल जाएंगे, दोनों तरीके के, अच्छे बुरे, कम अच्छे कम बुरे, हर तरह के लोग हैं। बट कंट्री लेवल पे हमारे रिलेशन ठीक नहीं होने वाले, इसका कोई दूर दूर तक चांस ही नहीं है। उसका सिंपल एक ये रीज़न है कि एक होती है चीज़ और एक होता है मैटर, एक होता है एंटी मैटर। उस कंट्री की एग्जिस्टेंस एंटी मैटर, अगर इंडिया मैटर है तो वो एंटी मैटर है सिंपली। और जब तक वो इससे ग्रो आउट नहीं हो जाते इस माइंडसेट से, तब तक मुझे नहीं लगता कि यार ये देखो, आपको किसी ने विश्वास करके बुलाया है वहाँ से कुछ ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स के तहत, और आप स्पाई भेज रहे हो उसमें, वाजपेयी वहाँ जा रहे हैं और आप अटैक कर दे रहे हो। कोई मोरल है 2% का? जीत करी, अपने नेटवर्क यहाँ पर बिल्ड किए। उसके अलावा यहाँ पर ये भी कहता है कि इंडिया में बहुत सारी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, ये ऑफ कोर्स यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जो मूवमेंट चल रही थी उनकी भी बात कर रहा है। कुछ और मूवमेंट्स इसने खुद ही बना दी होगी कि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, सबके बारे में इसने इंफॉर्मेशन गैदर करी। इसके हिसाब से उस वक्त 26 मूवमेंट थी, अब ये कहता है कि ये मूवमेंट अब 67 हो चुकी है। नाउ अगेन ये नंबर ये कहाँ से लेके आ रहा है? हाँ, ये जेम्स बॉन्ड के पड़पोते हैं भोसड़ी के। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट इसका ये सब क्लेम है कि इसने सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो रही है इंडिया गालियाँ में निकलवा रहा है बस, इसको और कुछ स्टडी नहीं। किया, अपना एनालिसिस यहाँ पर ऐड किया। इसने देखा होगा कि कौन कौन से ग्रुप है, उनको कहाँ से फंडिंग आती है, पाकिस्तान उन ग्रुप्स को कैसे और फंडिंग कर सकता है ताकि इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। तो ये खुद सब के खाने के जानकारी पैसे इसने नहीं है, इकट्ठा इनको करी। मगर फंडिंग इसने दे यहाँ दो। पर ये भी ऐड किया कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये होती है कि जब एक गवर्नमेंट जाती है, नई गवर्नमेंट आती है, तो पिछली गवर्नमेंट का सारा काम खत्म कर देती है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो इसने पास करी थी पाकिस्तान की आईएसआई को, वो शायद आईएसआई ने कभी प्रॉपर्ली यूज करी भी नहीं, या एटलीस्ट इसका ये मानना है कर ला कि वो फिर। इंफॉर्मेशन काफी वैल्यूएबल थी, मगर पाकिस्तान की आईएसआई ने उसको इतना यूज किया नहीं है। ना इसके आगे मिर्जा एक और बात ऐड करता है कि यूज ये इंफॉर्मेशन शायद इसलिए भी नहीं करी गई क्योंकि तब तक ना देखो पाकिस्तान पर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट का डर बहुत ज्यादा बन चुका था। और वैसे मैं आपको अगर बताऊं टाइमलाइन के हिसाब से, मुझे पता नहीं मिर्जा जो यहाँ पर कह रहा है कितना सच, मिर्जा साहब नु खुराक दा काटा है, क्या उसमें कितना झूठ है, आई हैव नो आइडिया। कई बातें मोस्ट प्रोबब्ली ये बड़ा चढ़ा के बोल रहा होगा, मगर जो इसने बात करी है टाइमलाइन के बारे में, एफएटीएफ के बारे में, ये बात काफी हद तक ठीक है। क्योंकि आप अगर देखो तो एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये बनी थी 1989 में। उसके बाद जो ये ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट का सिस्टम है ना, सिद्धू मूसेवाला अपने गाने में बोलता है ना एक कि बोल देनी शर्म दा काटा है नू।
मिर्ज़ा साहब नू शर्म दा घाटा। ये शुरू हुआ था सन 2000 में और पाकिस्तान सबसे पहले एफएटीएफ की ग्रिल लिस्ट में गया था 2008 में। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था और मिर्जा ने यहाँ पर ये क्लेम किया है कि जब से पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रिल लिस्ट में गया तो इनके लिए काफी मुश्किल हो गया इंडिया में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को फंड करना। नहीं तो पाकिस्तान की प्लानिंग ये थी कि इनके पास जो भी फंड आते हैं एक बार को पैसा फेंक दो इंडिया में, कैसे भी करके पैसा पहुंचा दो ताकि इंडिया के अंदर डिवीजन क्रिएट हुआ। ये मुझे अजीब बात लगती ये लैक्सीडेजिकल नहीं होता, लैक्सीडेजिकल जो लिखा हुआ है, लैक्सीडेजिकल अप्रोच। है। ये लोग इतना प्राउडली ये बात आई क्लेम डोंट करते नो, हैं और ये शायद मुझे लग रहा है जर्नलिस्ट है स्पेलिंग यार। गलत है। काफी बार पाकिस्तान के टेलीविजन में आता है, लोग इसको फॉलो करते हैं, मगर तब भी पीस की एक आप कह लीजिए कोएग्जिस्टेंस लोग इसको फॉलो करते हैं और पीछे जाके किसी गांड पे लात मारते हैं। की जो भावना है, यूनिटी खत्म होनी चाहिए, साउथ एशिया को इकट्ठा आना चाहिए, ये थॉट प्रोसेस लगता है कि इवन यहाँ पे जो एजुकेटेड क्लास है उसमें ज्यादा एग्जिस्ट करता नहीं है। एग्जैक्टली कॉन्स्टेंटली यही चीज़ मैं भी कह रहा हूँ भाई। उनको कोई, मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई वहाँ की पढ़ी लिखी जो क्लास है ना, कुछ लोग ऑफ कोर्स हैं वहाँ पे, जैसे बहुत सारे, मैं अक्सर बात करता रहता हूँ। एक पॉडकास्ट है द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, ठीक ठाक डिसेंट पॉडकास्ट है, आई मीन फॉलोवरशिप के हिसाब से कह रहा हूँ, कंटेंट के हिसाब से बहुत अच्छा है। आप लोगों को एक बिल्कुल ही अलग साइड देखने को मिलेगी। अगर यूट्यूब पे उनका चैनल है द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, पॉडकास्ट बनाते हैं, देख सकते हो आप। बहुत आपको लाइक रियलाइज़ होगा कि एनलाइटेंड लोग हैं वहाँ पे। पर चक्कर ये है कि वो इतने कम है ना, आटे में नमक के बराबर है। जो वहाँ का जो ये आटा है ना, ये आटा वहाँ का साला काम नहीं होने दे रहा ठीक से। यहाँ पर यही कोशिश है कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले इंडिया को तोड़ने की कोशिश करो। तो खैर मिर्जा ने यहाँ पर कहा कि इसने खूब जासूसी मिर्जा करी, बड़ा ही लानती इंसान है इंफॉर्मेशन यार। पकड़ाई, मगर एक तो सरकार चेंज हो रही थी उस टाइम, उसके अलावा एफएटीएफ का इशू था, इसकी वजह से इसकी इंफॉर्मेशन को इतना यूटिलाइज किया नहीं गया ना। मिर्जा ने ये सब बातें कहकर हमारे देश के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब, इनको फंसा दिया। यहाँ पर इसने ये ऐड कर दिया कि हामिद अंसारी साहब ने भी इसको एक कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया। हामिद अंसारी किसी ने, अगर जो लोग सिम्पसन देखते हैं तो हामिद अंसारी साहब थोड़े थोड़े बर्ट सिम्पसन जैसे नहीं लग रहे, इंडियन बर्ट सिम्पसन। था यहाँ पर आप देख पाओगे, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो रिलीज करी है हामिद अंसारी साहब ने। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि दिसंबर 11, 2010 में एक कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट इन्होंने करी थी, कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म। अजीब बात है कि देखो कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म इंडिया में हो रही है, उसमें हमने इनवाइट किया पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को उस टाइम, और ये जर्नलिस्ट खुद कह रहा है कि मैं जासूसी करने के लिए आया था। कई चीजें इंडिया में जो हो रही थी, इट इज हार्ड टू बिलीव। खैर अंसारी साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस आदमी ने क्लेम किया कि इस कॉन्फ्रेंस में ये इस आदमी से मिले, तो हामिद अंसारी साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बात सही नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस में आ गया होगा, ऑर्गेनाइजर्स ने इनवाइट कर लिया होगा। बहुत लोग आते हैं ऐसी कॉन्फ्रेंसेस पे, मगर इसका कोई ये मतलब नहीं है कि हामिद अंसारी साहब का इस आदमी के साथ कोई लिंक था। आगे इन्होंने यहाँ पर ये भी ऐड किया है कि इन्होंने इंडिया के लिए एज एन एम्बेसडर काम किया है ईरान में, फिर यूएन में भी काम किया, दुनिया को बताया कि अच्छा ये है यार कि मतलब ठीक है, बंदे ने बहुत जगह जगह पे इन्होंने काम किया और इनको भी सफाई देनी पड़ रही है ऐसे फुदू लोगों की वजह से। इन्होंने किस तरीके से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बल दिया है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा काम फॉरेन में, इवन इंडिया में लोग जानते हैं, एंड ही हैज डन अ लॉट फॉर द कंट्री। तो ये यहाँ पर इनका स्टांस है। बट जो बातें मिर्जा ने इंडिया के बारे में बोली है, शक्ल देखो इस सब इसकी। से देखिए एक बहुत ही सिंपल लेसन निकल के आता है कि पहली बात तो पाकिस्तान, यार ये लग नहीं रहा कि ये पेंसिल और कॉपी बेचता होगा रोड की साइड में बैठ के। बस सूट पहना दिया इसे, इसी कुर्ता पजामा पहना के रोड के साइड पे अमरूद वाला लग रहा है कतई। से जो भी जर्नलिस्ट इंडिया में आते हैं उनको वीजा बहुत ज्यादा कम देना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं है कौन एक्चुअली में जर्नलिस्ट है, कौन आईएसआई के साथ मिलकर काम कर रहा है। दूसरी बात अब यहाँ पर ये भी है कि कबाड़ी वाला भी देखो लग रहा है 2007-8 के आसपास इंटरनेट एक इतना बड़ा रोल प्ले करता नहीं था। आज इंटरनेट एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बहुत सारे पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल हैं, कई वेबसाइट्स हैं, ये भी कोशिश करते हैं कि इंडिया में मिस इन्फॉर्मेशन फैले, रेडिकलाइजेशन फैले, इंडिया में एक बार को डिवीजन जो है ये काफी ज्यादा फैल जाए। तो अभी रिसेंटली आपको पता होगा हमारी सरकार ने बहुत अच्छा, ये मैंने देखा है बहुत सारे वहाँ के चैनल हैं जो बहुत एक टुच्चे लेवल पे हरकतें करते हैं और इतना मतलब शर्मनाक किस्म का कंटेंट बनाते हैं कि देख के यार, कम से कम चोरी कर रहे हो तो उसमें तो आर्ट डालो थोड़ी सी। 2 नंबर काम कर रहे हो, कम से कम 2 नंबर काम तो खूबसूरती से करो। अच्छा काम किया है कि कई ऐसे चैनल्स को ब्लॉक किया, मगर मेरा ये मानना है कि इवेंचुअली हमें एक साइबर वॉल बिल्ड करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, और बहुत ज्यादा लिमिटेड फिल्टर्ड कंटेंट ही इंडिया की तरफ पहुंचना चाहिए पाकिस्तान का। और यह कोई जरा मुश्किल काम नहीं है। चाइना ने पूरी दुनिया के लिए बना रखी है फायरवॉल,
हम एक ऐसी यार ये ही वो डायरेक्शन है जहाँ पे आप कह नहीं सकते, फ्यूचर का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगर इस टाइप के जो सजेशन होते हैं ना यार, वो रियल टाइम में तो उनका बेनिफिट नज़र आ रहा होता है, बट लॉन्ग टर्म में उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होंगे ये हम अभी कह नहीं सकते बैठे बैठे। इस तरीके के अगर हम चाइना के फुट स्टेप्स पे चलने शुरू हुए, सरकार ने इस तरीके की फायरवॉल बना दी उनके अगेंस्ट, पाकिस्तानीज़ के अगेंस्ट, कल को उसका इस्तेमाल फिर किस किस और चीज़ के लिए होता है इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते। एक बहुत कैनेंड्रम है ये सिक्योरिटी और फ्रीडम के बीच में। ये दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये मेरा खुद का आइडिया है, बाय द वे, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, बट मैं श्योर हूँ कि और लोगों ने भी इस पर बात की होगी। सिक्योरिटी बढ़ा दोगे ना तो फ्रीडम कम हो जाएगा, और फ्रीडम बढ़ा दोगे तो सिक्योरिटी कम हो जाएगी। समझ रहे हो? इस पर सोचना, आपको आ जाएगी समझ जो मैं बात कर रहा हूँ। नहीं आए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। ये एक फिनोमिनन है एग्जिस्टेंस का, तो इसमें आपको चुनना है आपको क्या चाहिए। अब यहाँ पे हमें सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, बट फ्रीडम कहाँ कहाँ कर्टेल हो सकता है इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए। ये एक ये थोड़े से मुझे ये शेडी और डेंजरस किस्म के आइडियाज़ लगते हैं। कंट्री जो कॉन्स्टेंटली इंडिया को हार्म करना चाहती है उसके अगेंस्ट एक फायरवॉल तो बिल्ड कर सकते हैं, ताकि लगातार अनइंटरप्टेड पाकिस्तान की तरफ से जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है अगेंस्ट इंडिया, ये हम रोक पाए। इस सब के अलावा एक एडवांटेज इस फायरवॉल का ये भी होगा कि जो कभी कभी केसेस आते हैं हनी ट्रैप के, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा केसेस आए हैं कि आईएसआई ने कुछ औरतें हायर करी, वो ऑनलाइन चैटिंग करती थी, हमारे यहाँ कोई लोग थे वो हनी ट्रैप में फंस गए, उन्होंने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी। तो जो ये हनी ट्रैप वाले केसेस हैं ये भी ना हो, ऑफ कोर्स ये भी हम चाहेंगे। तो हर तरफ से इवेंचुअली आई थिंक वी नीड अ फायरवॉल अगेंस्ट पाकिस्तान। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि विंबलडन 2022 मेंस सिंगल। हाँ यार, इंडिया में थोड़ा ये हनी, मैंने कौन सा थोड़े कुछ दिनों पहले एक शो देखा था जिसमें कि आई थिंक 3 या 4 इस इशू को उठाया गया था। आई थिंक के मैनन का शो है वो, या फैमिली मैन, कोई शो था जिसमें ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर्स को दिखाया गया था कैसे वो हनी ट्रैप में फंस गए थे। सिंगल फाइनल रिसेंटली किसने जीता है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने जीता है। और फाइनल जोकोविक ने जीत लिया। ओके, मैं फेडरर सोच रहा था। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना नहीं करना चाहते, बट जो मैं नहीं करना चाहता जो आप लोग अगर करना चाहते हो तो करो। चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिन यस, कमेंट, वीडियो और यहाँ यहाँ पे ख़त्म आपको हो चुकी है, तो देखते हैं क्या क्या होता है इसका। आई गेस मुझे तो, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि यार ये बंदा बकवास कर रहा है। ये बेरोज़गार खाली बैठे हुए लोग होते हैं वहाँ, या बेरोज़गार नहीं भी है तो काम इनका ये है कि टीवी पे बैठ के घंटे फिल करने हैं बेसिकली। तो कुछ भी जो भी उल जलूल मुंह में आता है बकते रहते हैं। अब ये आया था, उसने कहा इसका इस्तेमाल मैं कैसे करूँ अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो उसने ये बात घुसा दी वहाँ पे बीच में इसके। ये मेरा ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज़्यादा हो आया होगा, की होंगी चीज़ें इकट्ठी, बट लाइक डायरेक्टली अपने आप को वाइस प्रेसिडेंट के साथ लिंक कर रहा है समहाउ, उस चीज़ में मुझे इतना ज़्यादा दम नहीं लग रहा। बट एनीवे, जो भी है पता चल जाएगा। देखने के लिए थैंक यू।